नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। देखो बायो-सेवर्ट लॉ से तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अच्छा, बायो-सेवर्ट लॉ जो पढ़े हो म्यू अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, उसको लगाते कहाँ हैं? कहाँ लगाते हैं उसको? हाँ, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा लेंथ काटोगे तो छोटे से लेंथ की वजह से निकाल के पहले से बैठे हो, और पूरे की वजह से चाहिए तो अपना वही मैथमेटिक्स का एक हथियार इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट निकाल देगा वो। उसके बाद तुमने फाइनाइट लेंथ का निकाला, याद है किसी को? फाइनाइट लेंथ वाला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। उसके बाद फिर आपने पढ़ा सेमी इनफाइनाइट में, तो इनफाइनाइट में दोनों 90 हो जाता था। फिर आता था सेमी फाइनाइट, एक 90 होता था, एक 0 होता था। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़े सर्कुलर लूप के लिए, फिर उस सर्कुलर लूप को ही और एडवांस किया गया तो सेमी सर्कल बना, सेमी सर्कल को ही और किया गया तो क्वाड्रेंट बना। तो कुल मिला के ये आपका हो गया था। अब नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलर रिंग। ठीक है, ध्यान समझना। चलो आप ले लीजिए सर्कुलर रिंग, ये थोड़ा सा इमेजिन इसमें करना पड़ेगा आपको, थोड़ा 3D फिगर है ये। ठीक है, तो आप ये हो गया सर्कुलर रिंग, और इसमें जो करंट है वो फ्लो हो रही है ऐसे, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है? क्लॉकवाइज है। तो रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है जिस पर तुमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब हमको पूरे सर्कुलर रिंग की वजह से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इसमें से छोटा सा कट करना पड़ेगा। तो हमने इसमें से छोटा सा डीएल लेंथ कट कर लिया। अब आप अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला लिखे तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़ते थे। ठीक है, यही करते थे। दूसरा क्या है, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ले जाऊं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और इसको क्या लिखते थे? डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि डीएल क्रॉस आर फिर क्या हो जाएगा? डीएल आर साइन थीटा, एक आर काट देगा तो वापस आपको डीएल साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक, अब समझो ये निकलता था डीबी, ये जरा ध्यान से देखो, डीएल क्रॉस आर है, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्लास 11th में आपको वेक्टर में पढ़ाया गया था कि अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं और उसका रिजल्टेंट अगर सी है, तो ये जो रिजल्टेंट आता था वो रिजल्टेंट जो होता था वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये ऑलरेडी पढ़ाया गया था कि जब भी किसी भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो इंडिविजुअल वेक्टर के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि डीएल क्रॉस आर कर रहे हो तो क्या मिल जाएगा तुमको? मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है ना। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल और डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर। यानी तुमको ये मेक श्योर है, आपको दिखाना पड़ेगा। अब पहले समझो, ये रिंग है, ये करंट दौड़ रही है। अब एक्चुअल क्या, ये दौड़ ऐसे भले रहा है, लेकिन आप इमेजिन करो मेरे सामने जो रिंग है वो ऐसे है, मेरे सामने रिंग ऐसे है। ठीक है, अब कर तो इमेजिन कि मेरे सामने रिंग ऐसे है, बीच में उसका पॉइंट सेंटर है और यहाँ पर पॉइंट उसका P है, मतलब सामने पॉइंट P हो गया और सामने इधर मेरे रिंग है। अब मैं क्या है कि मैं रिंग में जो करंट है वो ऐसे, क्योंकि कैसे घूम रहा है ये क्लॉकवाइज, तो ऐसे क्या होगा? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है ये? ठीक है, जैसे ये मान लो हो गया, ये तो बड़ा छोटा हो गया, लेकिन चलो ठीक है। ये हो गया रिंग, मेरे लिए सामने ऐसे है, बीच में हो गया इसका सेंटर, और इस सेंटर से x डिस्टेंस मान लो पॉइंट P, ये रहा तुम्हारा पॉइंट P। तो इस सेंटर से पॉइंट P पे आपको क्या निकालना है? इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे ऐसे हो रहा है क्लॉकवाइज, क्योंकि इसमें क्लॉक बनाए ऐसे ऐसे, तो ऐसे 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 करो। ठीक, अब इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो डीएल का वही डायरेक्शन होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, ये ध्यान में रखो। डीएल का वही डायरेक्शन होगा जो करंट का होगा। तो ध्यान से देखो, करंट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे का मतलब है करंट ऐसे, थोड़ी देर के लिए करंट ऐसे गया कि नहीं गया, सीधे गया कि नहीं गया। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा? डीएल का डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो कहीं ना कहीं डीएल का भी डायरेक्शन ऐसे होगा कि नहीं होगा?
ऐसे गया कि नहीं गया, ठीक। अब आप चेक करो पॉइंट से, ये जो डीएल पॉइंट है आपका, जो डीएल जो आपने लेंथ काटा है वहां से अगर मैं एक पॉइंट, एक लाइन ज्वाइन करूं जिसको मैंने बोला है आर, तो अब ये ध्यान दो कि लो पेन लो, जैसे ये हो गया आपका रिंग और डीएल हो गया ऐसे, ध्यान से देखो डीएल हो गया ऐसे, ये हो गया डीएल, पॉइंट पी कहाँ है, सामने था ना, तो पॉइंट पी ऐसे ही तो ज्वाइन किए हैं। अब बताओ डीएल और पॉइंट पी के बीच में एंगल कितना है, मतलब सॉरी डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, ये डीएल हो गया करंट के डायरेक्शन में, पॉइंट पी सामने है तो पॉइंट पी से ऐसे ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कितना एंगल हुआ, डीएल और आर के बीच में कितना एंगल हुआ, मतलब इस डीएल और इस आर के बीच में, देखो फिगर में नहीं दिख रहा है क्योंकि फिगर 3D फिगर है तो इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल देखो कितना बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो ये जो साइन थीटा लिखते हो यानी यहाँ का एंगल तो आपको पता ही चल गया कितना 90, तो यहाँ का एंगल आपको पता चल गया कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला क्लियर हो गया, ठीक। अब आओ इस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो अभी डिराइव करोगे ही करोगे, पहले इसका डायरेक्शन चेक कर लो कि डायरेक्शन कैसे फ्रेम करना है। चलो अब ध्यान से देखना, करंट जो है वो ऐसे घूम रही है, करंट ऐसे घूम रही है, हमको उस पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जब उस पॉइंट पर चाहिए आपको, तो ध्यान से देखो पी आपका सामने है, ठीक। अगर थोड़ी देर के लिए अगर ये ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में आपका घूम रहा है, तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, उसका डायरेक्शन जब आप कैलकुलेट करोगे, तो करंट का डायरेक्शन इधर है, क्लॉकवाइज है, मतलब ये इधर है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन इधर क्लॉकवाइज जो करंट की डायरेक्शन जा रही है, जब आप उस पर राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, तो बेसिकली जब इसको ऐसे करोगे, ऐसे करंट का डायरेक्शन हो गया ये, ठीक। लेकिन आपका पॉइंट पी है कहाँ, सामने है ना, तो उसको आप ऐसे घुमाइए थोड़ा सा, इसको ऐसे करिए, ठीक। अब पॉइंट पी है आपका सामने और ये रहा आपका करंट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इसमें कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट में है कि नहीं है, तो ये स्ट्रेट में है करंट का डायरेक्शन। अब इस करंट की डायरेक्शन में आप अपना अंगूठा रखिए, करंट के डायरेक्शन अपना अंगूठा रखिए, जब अंगूठा रखोगे करंट के डायरेक्शन में, अब मैं इधर खड़ा हो जा रहा हूँ, ठीक है, इधर, क्योंकि समझ में आसान है, करंट किधर है, इधर है कि नहीं है, तो करंट के डायरेक्शन में अगर ऐसे अंगूठा रखोगे, तो जब अंगूठा रखोगे और जब इसको मोड़ोगे, तो मान लो आप सामने है पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, एक बार और, चलो पॉइंट भी इधर कर लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका हो गया क्या, रिंग, करंट ऐसे दौड़ रही है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज ही दौड़ा रहे हैं उसमें ऐसे। अब वो तो आपके देखने के ऊपर है ना, इधर से खड़े होके देखोगे तो क्या लगेगा, और इधर से खड़े होके देखोगे तो क्या लगेगा, तो हालांकि इधर से हम देख रहे हैं तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो करंट क्लॉकवाइज ही है, बस खाली खड़े आपको समझाने के लिए सब समझ रहे हैं, ठीक। इधर दौड़ रहा है, करंट के डायरेक्शन में क्या रखे हैं, क्योंकि करंट ऐसे ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में क्या रख दिया, अंगूठा। उसके बाद जब इसको कर्ल करोगे तो क्या सामने पॉइंट पी पड़ेगा, तो उसी पॉइंट पी पर ही तो ऐसे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सोचो ये ऐसे है ये ऐसे है, तो पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा पॉइंट पी पर ही। तो जब इसका करोगे, वही ना जिसमें दिखा नहीं सकते, पॉइंट करोगे तो ये ऐसे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सामने पड़ेगा कि नहीं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पी पर ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा डीबी। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यहाँ ऐसे नीचे बनेगा, ठीक। अब एक चीज और, डीबी किसके परपेंडिकुलर है, ये डीबी है, ये आर है, कितना एंगल दिख रहा है, सीधे सीधे 90 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 90 है कि नहीं है, डीबी और आर के बीच में 90 है कि नहीं है, ये डीबी है, ये आर है, कितना है एंगल, दिखा ना 90, तो डीबी किसके परपेंडिकुलर है, आर के भी, और डीएल ऐसे था और डीबी ऐसे था। अब अगर फिगर से याद कर लो तो डीएल ऐसे था और डीबी कहाँ है, डीबी ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इस पॉइंट पर ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तो बेसिकली क्या है, डीएल डीबी के भी परपेंडिकुलर है और आर डीबी के, जो यहाँ बोले हो डीबी डीएल के और डीबी आर के, वो दोनों परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दोनों परपेंडिकुलर वो सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, अगर फिगर आया हो समझ में तो ठीक है, वैसे 3D फिगर है, ब्लू वाला कहाँ गया,
आया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एज इट इज जैसे आप रट्टा मारते हैं आप फिगर रट्टा मारिए। हालांकि समझा दिया कि डीएल डीबी के भी परपेंडिकुलर है और डीबी आर के भी परपेंडिकुलर है। जो डायरेक्शन करंट का होगा वही सेम डायरेक्शन तुम्हारा डीएल का भी होगा। ठीक, अब ये चीज देखो, यहां से यहां तक का एंगल हो गया थीटा। अच्छा, सेम ऊपर काटे हो तो सेम नीचे भी काट लो डीएल लेंथ का। तो जब डीएल लेंथ का काटोगे तो ये सेम यहाँ पड़ेगा, तो इसका भी थीटा, और इसकी वजह से जो डीबी बनेगा वो इधर बनेगा। मतलब ऊपर वाले डीएल का जो डीबी है वो पी पॉइंट पर ऐसे है और नीचे वाले जो डीएल लेंथ का डीबी है वो ऐसे है। तो ऊपर वाले से पॉइंट जोड़े हो तो आर, तो नीचे वाले से भी जोड़ोगे तो ये भी क्या बन जाएगा आर। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है, इस वाले आर के परपेंडिकुलर है, और इस वाले का जो आर है वो इसके परपेंडिकुलर है। मिल गया। अब एक चीज़ और, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, ध्यान से देखो। अब इसमें तुमको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए तुमको, ये वाला एंगल। अच्छा ये बताओ, ये पूरा कितना है? ये पूरा तो 90 है। तो अगर पूरा 90 है, या सॉरी यहाँ से मान लो ज़्यादा आसान रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? ये आर और ये जो डी भी बनाए हैं, ब्लैक वाला आर और इधर से जो डी बी है, क्या इसके बीच में एंगल कितना दिख रहा है? 90 दिख रहा है। और इसमें चेक करो, इसमें बट गया कि नहीं बट गया है भाई। ये पूरा कितना हो गया? आप थीटा और इसको क्या मान लो, तो अगर मुझे x निकालना, इसी में देखो डिवाइड हुआ है, इसी में ऐसे गया है, तो इसका क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? थीटा। और फिर इसी में एक और निकला है तो क्या बन गया है? और यही वाला एंगल तो x माने हैं, यही हम तुमसे पूछ रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? 2 थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90। आया समझ आया? ठीक, चलो। तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये वाला थीटा और ये पूरा 90। ठीक है, चलो। अच्छा दूसरी बात, अब जरा यहाँ से चेक करो, इस वाले से ये और ये जो ब्लू वाला है, ये कितना बनेगा? ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 ही बनेगा। तो जब ये 90 बनेगा और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ओवरऑल जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली इसका और इसका ये एंगल निकल जाएगा थीटा, और ये भी निकल जाएगा एंगल आपका थीटा। ऊपर और नीचे दोनों का एंगल थीटा निकल जाएगा। अगर देखो समझ आया हो, एंगल अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आपको पेपर में एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं बोलने वाले हैं। आप एज इट इज फिगर याद कर लो, कहाँ पे क्या कौन सा एंगल रखना है, आप डायरेक्ट फिगर ही याद कर लो, आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। तो अगर फिगर साफ सुथरा करना हो, आ गया वो हो जाता है, पता नहीं क्या। अब इसको अगर फिगर सही करना हो तो देखो सही कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे बनाओगे। अगर इसका डेरिवेशन पेपर में आया तो तुरंत पॉइंट पी लेना, इधर से ज्वाइन करना, इधर से ज्वाइन करना, इधर खोलना, और ये निकला 1 dB इस एलिमेंटल की वजह से, ये निकला दूसरा dB इस एलिमेंटल DL की वजह से, और यहाँ का एंगल थीटा और यहाँ का एंगल थीटा होगा सीधे। अब वो कैलकुलेट फंसोगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये पूरा एंगल 90 होगा। तो पूरा एंगल अगर 90 होगा तो सिर्फ इतना जो एंगल निकलेगा वो निकलेगा 90 माइनस 2 थीटा। वही हम नहीं बताना चाह रहे थे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप सोचो कैसे लिखा होगा 90 माइनस 2 थीटा, कैसे लिखा होगा। पूरा एंगल कैलकुलेट करो, ये पूरा 90 हो गया, अगर पूरा एंगल 90 हो गया तो इसमें ये 2 थीटा है, तो इतना एंगल क्या बचेगा 90 माइनस 2 थीटा। और अगर ये 90 माइनस 2 थीटा है तो पूरा एंगल फिर से कैलकुलेट कर लो, तो थीटा माइनस 2 थीटा और ये, तो माइनस 2 थीटा और थीटा कितना बचेगा, सिर्फ थीटा, और 90 कट जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ एंगल 90 बचेगा। तो अगर याद हो रहा, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो फिगर एज इट इज़ याद कर लो, काम हो जाएगा, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब सीधे खाली ड्राइव करो। अब चलो, आर
और DL के बीच में एंगल कितना था 90 डिग्री, तो 90 था तो सीधे 90 रखो, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो DV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL और साइन 90 हो गया 1, तो ये हो गया अपॉन R स्क्वायर। चलो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का तो इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। अच्छा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं राइट एंगल, ये ऐसे, तो इसमें बेस कौन है x, हाइपोटेनियस कौन है r और परपेंडिकुलर कौन है कैपिटल R, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक तो ये बन गया ठीक, और दूसरा स्क्वायर अगर हटाओगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अभी दोनों जगह काम लगेगा ठीक। चलो ये जो निकाले हो ये सिर्फ इतने की वजह से निकाले हो, सिर्फ इतने की वजह से ठीक। दूसरा पूरे की वजह से चाहिए, तो पूरे की वजह से आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे ठीक। तो ये तो निकल गया छोड़े की वजह से, इसको किनारे लिख दे रहे हैं, तो DV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन R स्क्वायर। अब मैं इस पॉइंट P को बाहर बना रहा हूं क्लियर करने के लिए आपको, ये पॉइंट P हो गया, ध्यान से देखना, एक DB ऊपर है, ये किसका वाला DB है, नीचे वाले का, और एक DB इधर है, ये किसके वाले का है, ऊपर वाले का है। उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए हो, अच्छा ये एंगल कितना है थीटा और ये एंगल कितना है, तो अब इस वाले DB को उसके कंपोनेंट में तोड़ो, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा, तो इस DB का एक कंपोनेंट DB और एक कंपोनेंट DB, इसको तोड़ दिए। अब ऊपर वाले को तोड़ो, जब ऊपर वाले को तोड़ोगे तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर और उसका दूसरा कंपोनेंट यहाँ, तो जिधर थीटा है वो, तो ये क्या हो जाएगा DB cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट यहाँ DB, तो DB cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, बचेगा सिर्फ क्या, तो यही यानी यही DB sin थीटा आप नॉर्मली ऐड कर दीजिए, इसके और इसके वजह से निकाले हो सिर्फ इसके। ऐसे ही ये बनता है मिरर, इसको बोलते हैं मिरर एलिमेंट, ये जस्ट इसके अपोजिट का है कि नहीं है। ऐसे ही सोचो, जब इसको इधर करोगे तो ये इधर बढ़ जाएगा तो सेम बनेगा, जब ये और नीचे आएगा ये ऐसे, तो ये ऐसे 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 करते, जो उसका DB cos थीटा वाला कंपोनेंट जितना भी बनेगा वो सब का सब क्या होता जाएगा, कैंसिल होता जाएगा। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, DB sin थीटा बचेगा। तो कुल मिला के आपको इंटीग्रेट कौन सा करना है, DB sin थीटा वाला आप सिर्फ इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ। चलो, तो आपको इंटीग्रेट करना है सिर्फ DB sin थीटा, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इंटीग्रेशन आप कर दीजिए किसका, DB sin थीटा, और DB निकाल के बैठे हो वो रहा, तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन R स्क्वायर और इनटू साइन थीटा। म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई भी क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। चेंज आपका सिर्फ क्या हो रहा है, हाँ, एक तो DL एक तो साइन थीटा। अच्छा ये ट्रायंगल देखो जरा ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल मैं बाहर बना रहा हूं क्लियर। ये नीचे x था, इधर कैपिटल R था, इधर R था और ये थीटा था, यही वाला ट्रायंगल बाहर कर दिए हैं। इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकालो जरा, इस ट्रायंगल से साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहां से क्या लिख सकते हो, कैपिटल R अपॉन, तो DL रहने दो, DL और इनटू साइन थीटा की जगह, रुको ये लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, अंदर बचा DL और साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, R बाई कैपिटल R। अच्छा ये दोनों भी तो कांस्टेंट है, ये दोनों भी बाहर आ जाएंगे, तो जब ये दोनों बाहर आ जाएंगे तो आपके पास बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये दोनों भी तो बाहर आए हैं, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और अंदर क्या बचा सिर्फ डीएल। इतना है डीएल, फिर छोटा सा काटोगे डीएल, फिर छोटा सा काटोगे डीएल, फिर छोटा सा काटोगे डीएल डीएल काटते काटते पूरे रिंग का सरकमफेरेंस उठा लोगे कि नहीं उठा लोगे। तो डीएल की जगह क्या लिख सकते हो, 2 पाई कैपिटल आर, तो रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन, अभी बुद्धि ना लगाना, ये आर स्क्वायर है तो फट से आर क्यूब कर दे, तोड़ना आपको फिर पड़ेगा बाद में, तो उसको एज इट इज ही रहने दो, और डीएल की जगह क्या लिख दो, 2 पाई समझ आया, पाई से पाई कट गया और 2 से 2 कट गया, तो आपके पास बचा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन, और ये आर बचा है अभी, तो दोनों बराबर में है ना, नीचे छोटा आ रहा है ऊपर कैपिटल आ रहा है, इसे काटोगी उसको, कहाँ कहाँ महाराज, ये अरे ये कैपिटल आर है तो इसी के बगल में तो कैपिटल आर है, तो ऊपर नीचे थोड़ी ना जो काट दोगी, एक ही साथ है तो स्क्वायर हो जाएगा गधी। अब देखो काम, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो देख लो उस इक्वेशन को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन नीचे क्या है, तो इसकी रखो पहले वैल्यू, सॉरी, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, आर स्क्वायर अपॉन, अभी कैपिटल स्मॉल आर नीचे है कि नहीं, नीचे निकाल के बैठे हो, तो अंडर रूट ये स्क्वायर रहेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ आया आया। अब जगह पड़ गई कम, मैं मिटा दे रहा हूँ फिगर, अरे फोटो खींच लेता हूँ, क्या करोगे फोटो खींच के, चलो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर अपॉन, अच्छा अंडर रूट है, अंडर रूट को क्या लिख सकते हो, पावर 1/2, तो आप इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 1/1 प्लस 1/2, हे रुको आर स्क्वायर था बच्चा, ये स्क्वायर था, स्क्वायर था 2 प्लस 1/2, आर स्क्वायर की वैल्यू तो लिखे हैं, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, आए? अरे सर आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओ सॉरी, हाँ सही सही, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर, अब नीचे देखो ये इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1 प्लस 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना हो गया, ये निकला है आपका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, यही निकला है मैग्नेट में, किसी भी सर्कुलर रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो यही है, यही है। अब इसमें केस सेट किया जाता है कि अगर इफ कैपिटल आर की जो वैल्यू है, कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो बहुत 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 बड़ी हो जा रही है एक्स की वैल्यू से, तो ये बताओ जब आर बड़ा है एक्स से तो एक्स का स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा भाई, 0.2 है उसका स्क्वायर करोगे तो 0.04 हो जाएगा, वो और छोटा नहीं चला गया, तो यानी कि अगर इसमें इसको जोड़ते भी हो तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको निगलेक्ट कर सकते हो, तो अगर इसको निगलेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज वो जीरो के समान ही रहेगा, मतलब मान लिया जाता है कि अप्रॉक्स 0 ही रहेगा, उसका सम जो है वो 0 आएगा, तो अगर आएगा तो ये आर स्क्वायर बचा और बाहर 3/2 बचा, और ये 2 से 2 कट गया, तो जब 2 से 2 कट गया तो आपके पास सिर्फ क्या बचा
म्यू नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई आई इंटू आर स्क्वायर और नीचे आपका बचा आर की पावर क्यू। ठीक, नीचे क्यूब है ऊपर स्क्वायर है, तो काट दो इसको। तो जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू ऊपर वाला तो कट ही गया, नीचे बचेगा आपके पास सिर्फ क्या, ये किसके लिए निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग के लिए। लेकिन कंडीशनल है, मेन तो ये है, ये फिर यहां से कंडीशनल आ जाता है। समझ आया? ये दे दूं? किसका है? देखो ये जो प्रूफ किए थे सर्कुलर रिंग वाला, ठीक है, सुनो, जो सर्कुलर रिंग वाला प्रूफ किए थे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, ये आया था तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये किए थे बेसिकली। सर्कुलर रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता यही है। अब इसमें फिर आप कंडीशनल लगाते हो कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड एक्स सेंटर पे चाहिए, सुनो, अगर सेंटर पे चाहिए तो याद है ना एक्स कौन सी डिस्टेंस थी, पॉइंट सेंटर से ओ से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस ही तुम्हारी क्या थी, एक्स थी। तो अगर सेंटर पे चाहिए होगा तो एक्स की वैल्यू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, तो सारी निकल जाएगी। एक तो कंडीशन ये है। दूसरा, अगर तुमने जो भी सर्कुलर कॉइल लिया था उसमें नंबर ऑफ टर्न n बढ़ा देते हो तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसमें n का मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना ही होगा। और दूसरा, आपने कहा कि आपके पास ये सर्कुलर रिंग था और आपने इस पॉइंट पर P पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ये हो गया था आपका सेंटर, यहाँ से आपने dl एलिमेंट काटा था और ये पॉइंट हो गया था आपका स्मॉल r, ये रेडियस हो गया था कैपिटल R और ये डिस्टेंस हो गई थी x। अगर मैं ये कहूँ कि इस पॉइंट P पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और अगर इस पॉइंट P को मैं धीरे धीरे खिसकाते अगर लाके सेंटर पे ही रख दूँ इस पॉइंटों पे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अगर x की वैल्यू 0 हो गई और आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा b = म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 और ये पावर हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई इंटू आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर है और बाहर पावर 3/2 है। अब देखो दो तरीके हैं, सिंपली इसको करने के फिर दो तरीके हैं। आर स्क्वायर है, एक तो 3/2 है और आर स्क्वायर है 3/2 है। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट 2 से 2 काट दो तो सीधे आंसर आपको कितना आ जाएगा, r3। और नहीं हो रहा है तो एक्सपोनेंट में पढ़ लो, 3 2 जा कितना हो गया 6 और नीचे पावर 2 है तो ये कट जाएगा तब भी 3 आएगा। तो आएगा वो आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहो। तो यहाँ हो जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई आई आर स्क्वायर और नीचे बचेगा तुम्हारा आर क्यूब, जैसे वहाँ किया, ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, काट दो तो ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई, ऊपर वाला कट गया नीचे बचा आर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है ये एक्सिस के सर्कुलर रिंग के सेंटर पर निकला है। अब तुमसे पेपर में घुमाएंगे क्या है, वो डिपेंडेंसी पूछेंगे खाली कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर रिंग डिपेंड्स अपॉन द करंट या डिपेंड्स अपॉन द रेडियस in which following reasons, directly proportional, inversely proportional, does not same, remain same, वो यही सब घुमाएंगे। तो याद रखिएगा कंडीशन, तुमको जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा फिजिक्स का तो फिजिक्स का पहले बेसिक पढ़ लेना, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है ये पहले। जैसे आप मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हो, टेस्ट होने जा रहा है, तो आप अगर पढ़ने जा रहे हो तो क्वेश्चन जब आएगा तो जो गिवन है पहले लिखना, फिर सोचना इससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला पढ़ाया गया है। ये हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कहीं भी इंक्लूड हुआ, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जितने फार्मूले हैं सब लिखते चले जाओ, कहीं ना कोई तो लगी जाएगा। तो है ऐसे ही करना होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, अब उसमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बोल दिए हैं सर्कुलर रिंग, तो इसका मतलब पहले सर्कुलर रिंग का लिख लो फार्मूला, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में वो कहें उसके हिसाब से डाटा एडजस्ट कर लो। तो याद नहीं, हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते हो, हर फार्मूला आप याद नहीं कर सकते हो। जो मेन फार्मूले होते हैं सिर्फ वही याद किए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, KQ/R², एक्सियल याद कर लिया, इक्वेटोरियल याद कर लिया, बस वो काम हो गया। टॉर्क याद कर लिया, PE sin थीटा, वो एक हो गया आपका। उसके बाद आप कैपेसिटेंस आए, C = Q/V, स्फेरिकल के लिए आए,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो नॉर्मल पहले नॉर्मल मोटा मोटा फॉर्मूला याद कर लो। करंट निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, पावर निकालना है तो वी आई वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर। पहले मोटा मोटा फॉर्मूला याद कर लो, उसमें तोड़ना मरोड़ना जो है वो क्वेश्चन करवाएगा आपसे, आप उसकी चिंता मत करिए। समझ आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स। हालांकि मैंने पहले बता दिया था, मैग्नेटिक चैप्टर स्टार्ट किया था। देखो मैग्नेटिक फोर्स का मतलब है, पहली बात तो मैग्नेटिक फोर्स लगाता कौन है? मैग्नेटिक फील्ड लगाता। फील्ड का काम क्या होता है? फोर्स लगाना। दो तरीके की फोर्सेस होती हैं, क्लास 11 में पढ़ाया गया था। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जिनमें आपको बॉडी को टच करना पड़ता है, जैसे टेंशन फोर्स, बॉडी को टच होना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी को टच होना पड़ेगा, मैकेनिकल फोर्स, बॉडी को टच होना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी फोर्सेज ऐसी होती हैं जिनमें बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, आप ऐसे चाहे छोड़ दीजिए ऑटोमेटिक चला जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इन सब में आपको बॉडी को टच नहीं करना है। तो जनरली क्या है, फील्ड का काम होता है फोर्स लगाना। बिना छुए अगर फोर्स लग गया तब वो डिपेंड करता है फोर्स लग किस पे रहा है, लगा कौन रहा है। जैसे आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास है m, आपने उसको होल्ड किया, छोड़ दिया, नीचे चला गया, m मास का बॉडी है, तो m मास के बॉडी पर कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेट किसी से रिपेल हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। और अगर आपके पास चार्ज प्रेजेंट है, चाहे वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज, वेदर इट इज नेगेटिव चार्ज, अगर उस पर फोर्स लग रहा होगा तो वहाँ कौन लगा रहा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक पोल, मैग्नेट पे पोल फोर्स कौन लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मासेस पे फोर्स कौन लगाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स आया कहां से है? मैग्नेटिक फील्ड से आया है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया है? या तो मैग्नेट लेके आओ तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, या तो करंट कैरिंग कंडक्टर लेके आओ तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब रिलेट हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो बायो सेवर्ट आए। फिर उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे तो राइट हैंड थंब रूल आया। फिर फाइनाइट की वजह से कैसे निकलेगी, सेमी फाइनाइट के लिए कैसे निकलेगी, सर्कुलर की वजह से कैसे निकलेगी, सेमी के लिए कैसे निकलेगी, सर्कुलर रिंग की वजह से। अब स्टार्टर वही है, बस खाली आप क्या बदलते जा रहे हो, अपना ऑब्जेक्ट शेप बदलते जा रहे हो, अलग अलग पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती जा रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि आपके पास एक मैग्नेट है, अब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा या तो रिपल्शन का। तो ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन की फोर्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जो एक्सपीरियंस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है? अट्रैक्टिव। ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा कि तीन तरीके की फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होती है वो। जबकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों होती है। ठीक, चलो उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो नॉर्मल क्या है कि आपको पता है, जैसे आपने ये कहा कि आपके पास चार्ज दो तरीके के हैं। देखो आपने कहा चार्ज दो तरीके के हैं, रिलेट करो समझ जाओगे। आपने कहा कि चार्ज दो तरीके के हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो अब अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है? अवे निकलती है। और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसे आती हैं? टुवर्ड्स आती हैं। तो इनके चारों तरफ जो ये लाइन शो करते थे उसी को आपने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए तो मेक श्योर है आपके पास मैग्नेट होगा। जनरली कहा जाता है, जो आपको अच्छे से समझाने की एग्जांपल के लिए है, कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, और देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनसे पहले से पढ़े हो। बार मैग्नेट का नाम सुना है ना? नॉर्मल बार मैग्नेट 10th में पढ़ाया गया था डिटेल में। बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल में क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है। तो बार मैग्नेट के या नॉर्मली मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और साउथ पोल में एंटर करी गई। अब उसके बाद मैग्नेट के अंदर इनसाइड द जो फील्ड लाइन चलती है वो साउथ टू नॉर्थ। अब यहाँ पे याद कर लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ चलता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ चलता है। ये ध्यान में रखिएगा। कब साउथ टू नॉर्थ बोल रहे हैं? मैग्नेट के अंदर फील्ड साउथ टू नॉर्थ चलेगी और मैग्नेट के बाहर फील्ड नॉर्थ टू साउथ चलेगी। समझ आया? दूसरा आप ये बताओ, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से सारी फील्ड लाइन निकलेंगी
और साउथ पोल पे सारी फील्ड इंटर करेंगी, तो ज़्यादा भीड़ कहाँ रहती है, दरवाजे पे कि बीच में? दरवाजे भाई 10 लोग, अब छुट्टी हो गई तो 10 लोग एक ही साथ निकलेंगे तो ज़्यादा उस समय भीड़ ज़्यादा होगी, लेकिन जब वो 10 लोग दरवाजे से निकल जाएंगे तो फैल जाएंगे ना, तो भीड़ क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। इसका मतलब है जो दोनों पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डेंस होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स होते हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेट से जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम होती जाएंगी और वीक होती जाएंगी। समझ आया? वीकर रीजन पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना, ठीक। दूसरा, जो बार मैग्नेट होता है, अब इसकी डिपेंडेंसी है कि इसके सामने आप किसको रखते हैं, ये फील्ड लाइंस पूछी जाती है। और मैंने सेम फिगर इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी करवाया था, अगर याद हो, करवाया है मैंने। वहाँ प्लस क्यू की वजह से निकलता था, माइनस क्यू करवाया था, प्लस क्यू माइनस क्यू रखेंगे तो क्या होगा। तो देखो, अगर आपने मैग्नेट रखा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सामने एक और रख दिया जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो हमेशा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल उसको क्या करती है, अंदर लेती है। तो नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में अंदर चला जाएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर आपने इधर आपने नॉर्थ रखा, साउथ रखा और इसके ठीक सामने फिर से नॉर्थ साउथ रख दिया, तो इधर से निकलेगी, दोनों फील्ड एक दूसरे पर रिपल कर जाएगी। तो इधर से निकलेगी फील्ड रिपल कर जाएगी। तो जो अगर सेम पोल वाले सामने होंगे तो फील्ड आपस में क्या कर जाएगी, रिपल कर जाएगी। अपोजिट पोल वाले सामने होंगे तो वो क्या कर ले जाएगी, अट्रैक्ट कर ले जाएगी। समझ आया? क्लियर हुआ? यही सेम काम आपने चार्जेस में भी किए थे, अगर याद हो आपको, ठीक। चलो, अब जो लिखे हो, कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। एक कर्व होता है मैग्नेट के अराउंड, जो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट अगर आप दोगे तो डायरेक्शन का आपको पता बता देगी। अभी फील्ड में हम करके समझा देते हैं उसको, ठीक। एक होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एक होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है, पास है, तो वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर है तो वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, जो कि फिगर में बना दिया है कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है और जब थोड़ा सा दूर जाओगे तो वीक होती है। बाकी नॉर्थ पोल आपकी फील्ड आपस में रिपेल कर जाएगी और साउथ और नॉर्थ पोल आपस में क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आप ये सोचिए कि आपके पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सोचा कि इसको हम तोड़ दें बीच में से, तो आपने इसको बीच में से तोड़ दिया। तो जब इसको बीच में से तोड़ा तो ये कितने टुकड़े बन गया तुरंत, ये 2 टुकड़े। अच्छा, इसको तोड़े हो तो मान लो ये रफ पोर्शन इसका इधर है और ये रफ पोर्शन इधर है, तो इधर का पोर्शन क्या था, नॉर्थ, इधर का पोर्शन क्या था। तो जैसे ही मैग्नेट टूटता है ऑटोमेटिक तुरंत, साउथ है तो नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ है तो, मतलब मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो जब भी एग्जिस्ट करेगा हमेशा अपना दोनों पोल, डाईपोल में ही एग्जिस्ट करेगा। अब वर्ड क्लियर हुआ? डाईपोल, याद आया? डाईपोल, इलेक्ट्रिक डाईपोल, अभी मैग्नेटिक में डाईपोल। हाँ, मैग्नेट एक ऐसा होता है कि मैग्नेट कभी सिंगल पोल में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आप उसको अगर तोड़ोगे भी तो ऑटोमेटिक वो तुरंत नॉर्थ साउथ फिर से बना लेगा, वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप नॉर्थ साउथ में था, आपने उसको तोड़ दिया 2 हिस्से में, तो आप ये सोच रहे हैं कि वो नहीं हो सकता। इधर साउथ है, बीच में से तोड़े तो अपोजिट वाला तुरंत अपने आप को क्या सेट कर लेगा, नॉर्थ, और इधर नॉर्थ था तो अपोजिट वाला तुरंत से कर जाएगा। तो मैग्नेट कैन नेवर एग्जिस्ट इन मोनोपोल, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाईपोल। लेकिन चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है एक साथ। आप केमिस्ट्री में देख लो, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कैटायन बोलते हो और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एनायन बोलते हो। अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप कैटायन बोलते हैं किसी स्पीसीज पर। अगर किसी स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप एनायन बोलते हैं। अगर किसी स्पीसीज पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बताए हैं इसको 11th में, 11th में टॉपिक था ये। अगर दोनों रहता है तो उसको बोलते हैं ज़्विटर आयन। अगर दोनों चार्ज एक साथ आप पे विजुअल दे रहा है तो उसको बोलते हैं ज़्विटर आयन। अभी आपको फिर से एक बार क्लास 12th में केमिस्ट्री जब पढ़ाई जाएगी ऑर्गेनिक वाली एमीन, उसमें आएगा ये, फिर से ज़्विटर आयन आएगा। अमीनो एसिड, अभी तो बायो में भी पढ़ना शुरू कर दिए हो गए। अमीनो एसिड आएगा तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो ज़्विटर आयन होते हैं। वो एक साथ अपने ऊपर पॉजिटिव भी रखते हैं और उसी समय वो अपने ऊपर नेगेटिव भी रखते हैं। तो चार्जेस कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली, चार्जेस इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, खाली पॉजिटिव खाली नेगेटिव दोनों साथ करते हैं।
मैग्नेटिक पोल कैन नेवर एग्जिस्ट इंडिविजुअली, वो जब भी एग्जिस्ट करेंगे हमेशा दोनों साथ ही करेंगे, जोड़ा हमेशा साथ रहेगा, जोड़ा कभी नहीं टूटेगा। जैसे हंस और हंसनी का होता है ये नेचर ने बना कर दिया है। अगर हंस और हंसनी में से एक भी मर गया, अगर हंस अगर मर गया तो कुछ दिन के बाद हंसनी भी मर जाएगी, हंसनी मरा तो हंस मर जाएगा, वो नहीं जिंदा रहते हैं वो, तो उनका है। वैसे ही मैग्नेटिक पोल कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी करेगा डाईपोल में एग्जिस्ट करेगा, वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड, कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ एंड इमेजिनरी। अब ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो आपने बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने बनाया है, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड आपने बोला नॉर्थ से निकलती है और साउथ में चली जाती है। अब ये बताओ नॉर्थ से निकली, घूमते घूमते टहलते घूमते साउथ में एंटर की, और फिर साउथ में अंदर अंदर ही फिर वो चली गई, तो ये बताओ एक लूप बन गया कि नहीं बन गया? तो क्लोज्ड है कि नहीं है, और कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? तो क्लोज्ड भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, और अगर अंदर वाला छोड़ दें तो बाहर एक कर्व दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि अंदर वाला हमें थोड़ी दिखता है, हमें तो सिर्फ बार बार का दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड भी होती है, कॉन्टिन्यूअस भी होती है, और कर्व भी होती है, स्मूथ भी होती है, और हम देख भी तो नहीं पाते हैं। मैग्नेट अगर लिए हो तो मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड तुमको दिखेगी थोड़ी ना, वो तो बस एक्सपीरियंस। फील्ड कभी देखी नहीं जाती है, फील्ड सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है, तो आप देख नहीं सकते, इमेजिनरी होती है। ठीक, The tangent at any point on the magnetic field give the direction to the magnetic field at that point। जैसे आपके पास मान लो कि ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, आपसे पूछा गया कि डायरेक्शन बताओ। अच्छा, सबसे पहले टेंजेंट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अभी ये एक हाथ पड़ेगा घूम जाओगे। स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे टच करके, सर्कल पे, सर्कल पे, सिर्फ सर्कल, सिर्फ कर्व पे, आर्क पे, किसी भी पॉइंट पे, हाँ। किसी भी। टेंजेंट का मतलब होता है किसी भी फिगर पे, कोई भी फिगर हो आपके पास, अगर उस फिगर को कहीं से सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके लाइन निकल गई, सिर्फ एक पॉइंट पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। अब ऐसा डिसाइड नहीं है कि सब सर्कल के लिए, अगर कोई लाइन है जो मान लो, जैसे वो कहते हैं ना गोली छू कर निकल गई, तो गोली छू कर निकलती है, वैसे ही किसी भी फिगर पर अगर कोई भी लाइन एक पॉइंट पर टच करके निकल गई तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाता है? टेंजेंट। तो आपको अगर डायरेक्शन चाहिए, तो आप किसी भी पॉइंट पर एक पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो तुरंत डायरेक्शन आपको, भाई टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, तो आपको तुरंत मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? आपको मान लो यहां पता करना है, तो ये बताओ जनरल जब भी लाइन खींचना होगा तो ऐसे खींचोगे कि ऐसे खींचोगे? रूल के हिसाब से हमेशा ऐसे ही तो आओगे, तो ऐसे खींचोगे तो ऐसे टच करके निकलोगे, तो जो लाइन खींचोगे बस उसका डायरेक्शन ही आपको किसका डायरेक्शन बता देगा? मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। ठीक, दूसरा मतलब तीसरा, no two magnetic field lines can intersect each other because at the point of intersection there will be two direction of magnetism which is not practically possible। यही सेम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लिखवाया गया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि at the point of intersection there will be two direction of electric field which is not practically possible। क्योंकि जैसे ही मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड ये गई और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये गई, तो ये मान लो पहली मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये मान लो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब ये जहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट यहाँ कराए हो, तो इसके हिसाब से जब टेंजेंट खींचोगे, इसके देखो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएंगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और यही सेम रीजन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया था, तो प्रॉपर्टीज में है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड आर क्राउडेड एट पोल रिप्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड फार फ्रॉम ईच रिप्रेजेंट वीक मैग्नेट। तो ये समझा दिया कि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पावरफुल होती है, क्राउडेड होती है, डेंसर होती है, स्ट्रांग होती है, जबकि मैग्नेट से दूर जाओगे तो वो क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद है दो तरीके का आपका मैग्नेटिक फील्ड, पहला है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, अगर मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो जो लाइन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। और जो उसका हेड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। तो
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेगा सेम, और अगर नॉन यूनिफॉर्म बोला तो उसी में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या तो घटा बढ़ा दो या तो डायरेक्शन चेंज कर दो, बस यही है, उल्टा कर दो एक को, तो वो क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया?